नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज इस बुलेटिन में बात होगी न्यूयॉर्क में राहुल गांधी के बड़े दावे से बेचैन बीजेपी की, पहलवानों के समर्थन में हुई महापंचायत की, बात करेंगे रेल हादसे पर खड़े हुए सवालों से घिरी मोदी सरकार की, ज्ञानवापी मामले में आए नए मोड़ की, साथ ही जानेंगे कैसे महबूबा मुफ्ती ने दी बीजेपी को मात। और बुलेटिन के आखिर में बात होगी केरल पहुंचे मॉनसून की। इसके साथ ही और भी कई बड़ी खबरों से आपको करवाएंगे रूबरू, लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गृहमंत्री अमित शाह और आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम एन चंद्रबाबू नायडू की हुई मुलाकात। 2024 लोकसभा चुनाव एक साथ लड़ने को लेकर दोनों नेताओं में हुई चर्चा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राहुल गांधी के अमेरिकी दौरे पर साधा निशाना, राहुल को विदेशों में राजनीति न करने की दी नसीहत। ओडिशा रेल हादसे की जांच करेगी सीबीआई, रेल मंत्री ने सीबीआई जांच की सिफारिश। छोटे कपड़े पहनकर मंदिरों में नहीं जा सकेंगी लड़कियां, महानिर्वाणी अखाड़े ने की घोषणा, उत्तराखंड के 3 मंदिरों में लागू होगा फैसला। ये तो थी सुर्खियां और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। राहुल गांधी अपने अमेरिकी दौरे को लेकर बीजेपी के निशाने पर हैं, तो वहीं राहुल गांधी अमेरिका से ही केंद्र की बीजेपी सरकार को आड़े हाथों ले रहे हैं। अब अपने ताजा बयान में राहुल गांधी ने कहा है कि कर्नाटक में जिस तरह से कांग्रेस ने बीजेपी को धूल चटाई है, उसी तरह से तेलंगाना और अन्य राज्यों में भी कांग्रेस बीजेपी को हराएगी। राहुल के इस बयान से बीजेपी की चिंता और बढ़ गई है। वॉशिंगटन और सैन फ्रांसिस्को के बाद राहुल गांधी अब न्यूयॉर्क में हैं, जहां इंडियन ओवरसीज कांग्रेस यूएसए के आयोजित कार्यक्रम में राहुल गांधी ने कहा कि हमने कर्नाटक में ये करके दिखाया है कि हम बीजेपी को हरा सकते हैं। हमने न सिर्फ बीजेपी को हराया बल्कि उसे धूल में मिला दिया। कर्नाटक चुनाव में बीजेपी ने सारे उपाय किए, उनके पास मीडिया था, हमारे मुकाबले 10 गुना ज्यादा पैसे थे, एजेंसियां थी, लेकिन उसके बावजूद हमने उन्हें हरा दिया। मैं बताना चाहता हूं कि अब तेलंगाना के चुनाव में भी हम उन्हें हराएंगे। राहुल गांधी आज मैनहट्टन में रैली करने वाले हैं। न्यूयॉर्क के कार्यक्रम में राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव के बाद तेलंगाना में बीजेपी को ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। इस कार्यक्रम में भारतीय मूल के समुदाय के अलावा न्यूयॉर्क के मेयर एरिक एडम्स भी मौजूद थे। अपने संबोधन में राहुल गांधी ने कहा कि न सिर्फ तेलंगाना में बल्कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी हम कर्नाटक जैसा प्रदर्शन करेंगे। राहुल गांधी ने आगे कहा, ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी नहीं है जो बीजेपी को हराएगी, बल्कि ये भारत के लोग हैं, मध्य प्रदेश के लोग हैं, तेलंगाना, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के लोग हैं जो बीजेपी को हराएंगे। भारत समझ चुका है कि जिस तरह से बीजेपी समाज में नफरत बढ़ा रही है, उससे देश आगे नहीं बढ़ सकता। राहुल गांधी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज करने का दावा किया। राहुल गांधी ने कहा कि विपक्ष एकजुट है, ये विचारधारा की लड़ाई है। एक तरफ बीजेपी की बांटने वाली विचारधारा है और दूसरी तरफ कांग्रेस की एकता और प्यार बढ़ाने वाली विचारधारा है। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी ने कर्नाटक में भी ध्रुवीकरण की कोशिश की थी। खुद प्रधानमंत्री ने ऐसा करने की कोशिश की, लेकिन इसने काम नहीं किया। कर्नाटक का चुनाव बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर लड़ा गया। राहुल गांधी के आक्रामक बयानों से बीजेपी घबरा गई है। इधर पहलवानों के समर्थन में जुटी भीड़ से बृजभूषण भी घबराया हुआ है। किसानों और खाप की पंचायत में बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी को लेकर मोदी सरकार को 9 जून तक का अल्टीमेटम दिया गया है। इधर पहलवानों को लेकर आज भी महापंचायत हुई। इस महापंचायत में कई दिग्गज नेता शामिल हुए। पहलवानों के हक में हरियाणा के सोनीपत के मुडलाना गांव में आज सर्व समाज की महापंचायत हुई। इसकी अगुवाई भारतीय किसान यूनियन चड़ूनी गुट के अध्यक्ष गुरनाम सिंह चड़ूनी ने की। महापंचायत में पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक के साथ जयंत चौधरी और पहलवान बजरंग पुनिया भी पहुंचे। महापंचायत में चड़ूनी ने बीजेपी सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा कि जैसे बीजेपी ने हमें संसद में जाने से रोका, उसी प्रकार उन्हें भी गांवों में घुसने से रोक दें। जैसे उन्होंने हमारी बहन बेटियों को घसीटा है, उसी प्रकार उन्हें भी घसीटते हुए बाहर निकाल दें। लेकिन हमें अनुशासन में रहना है। यह आंदोलन खिलाड़ियों का है, हम उनके सहयोगी हैं। हम उन्हें आश्वासन देते हैं कि अगर ये खिलाड़ी हमसे जान मांगेंगे तो हम जान देने से पीछे नहीं हटेंगे। इसका फैसला हम खिलाड़ियों पर छोड़ते हैं, वो जो भी निर्णय लेंगे हम उनके साथ हैं। बजरंग पुनिया ने कहा कि दिल्ली में जो भी हुआ उससे साक्षी और विनेश पूरी तरह से टूट गई हैं। इस दौरान बजरंग पुनिया ने सबसे एक साथ आने की अपील की और महापंचायत के मंच से खिलाड़ियों की पंचायत का ऐलान किया और कहा जल्द ही इसके लिए तारीख और जगह भी तय कर ली जाएगी।
गौरतलब है कि यौन शोषण के आरोपों से घिरे बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दिल्ली पुलिस को इस मामले में 4 गवाह मिले हैं। ये सभी उन 125 गवाहों में शामिल हैं जिन्हें इस केस में शामिल किया गया है, जिन्होंने बृजभूषण पर लगे आरोपों की पुष्टि की है। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि आखिर कब तक बीजेपी सांसद की गिरफ्तारी होगी। पहलवानों के आंदोलन से मोदी सरकार दबाव में है। वहीं बालासोर रेल हादसे पर उठते सवालों से भी पीएम मोदी दबाव में है। ओडिशा के बालासोर रेल हादसे में अब तक 288 यात्रियों की जान जा चुकी है, जबकि 1100 से ज्यादा लोग घायल हैं। इस बीच कांग्रेस और विपक्ष के तमाम नेताओं ने इसके लिए पीएम मोदी को जिम्मेदार ठहराया है। बालासोर में एक के बाद एक 3 ट्रेन आपस में टकरा गई, जिससे 288 लोगों की जान चली गई। वैसे सरकार ने आंकड़ा 275 बताया है। इसे पिछले 28 सालों में सबसे बड़ा हादसा भी माना जा रहा है और अब रेल मंत्री विपक्ष के निशाने पर हैं। राहुल ने ट्वीट किया कि 275 प्लस जान गई, फिर भी कोई जवाबदेही नहीं। मोदी सरकार इतने बड़े हादसे की जिम्मेदारी लेने से भाग नहीं सकती। प्रधानमंत्री को फौरन रेल मंत्री का इस्तीफा लेना चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज एक के बाद एक कई ट्वीट करके मोदी सरकार को घेरा है। उन्होंने इस हादसे पर कई सवाल खड़े किए हैं। साथ ही पीएम मोदी से हादसे की जिम्मेदारी तय करने को भी कहा है। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि ओडिशा में हुई भीषण ट्रेन दुर्घटना इस सदी का सबसे बड़ा रेल हादसा है और सच्चाई का पता लगाने के लिए उचित जांच की जरूरत है। ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंच गया है। कोर्ट में ट्रेन हादसे की जांच के लिए पैनल बनाने की मांग की गई है, जिसकी अध्यक्षता एक रिटायर्ड जज को करनी चाहिए और पैनल को अपनी रिपोर्ट कोर्ट को देनी चाहिए। दूसरी ओर हादसे के बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मामले की जांच होगी और शुरुआत रिपोर्ट में घटना के कारणों का पता भी चल चुका है। हम आज ट्रैक को बहाल करने की कोशिश करेंगे। हमारा लक्ष्य बुधवार सुबह तक बहाली का काम खत्म करना है ताकि इस ट्रैक पर ट्रेनें दौड़ना शुरू हो सके। बालासोर रेल हादसे ने मोदी सरकार की मुश्किलों में इजाफा कर दिया है। मुश्किल में तो ज्ञानवापी मामला भी आ गया है। ज्ञानवापी श्रृंगार गोरी मुकदमे के मुख्य वादी और विश्व वैदिक सनातन संघ के संस्थापक जितेंद्र सिंह बिसेन ने ज्ञानवापी से जुड़े सभी मामलों से खुद को अलग कर लिया है। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी विवाद में हिंदू पक्षकारों में फूट पड़ गई है। मुकदमे के मुख्य पक्षधार और विश्व वैदिक सनातन संघ के संस्थापक जितेंद्र सिंह बिसेन ने इस मामले से खुद को अलग करने की घोषणा कर दी है। जितेंद्र सिंह के वकील शिवम गौड़ ने भी इस मामले में खुद को हटा लिया। एक बयान जारी कर विवाद के मुख्य पक्षकार जितेंद्र सिंह ने कहा है कि मैं और मेरा परिवार ज्ञानवापी से जुड़े उन सभी मामलों से स्वयं को अलग कर रही हैं, जो देश और धर्म के हित में हमारे परिवार ने विभिन्न अदालतों में दायर किए थे। इन सभी मामलों को दायर करने के बाद से मुझे और मेरे परिवार को हर तरह से निशाना बनाया जा रहा है। समाज हमें ही गद्दार घोषित कर रहा है। बिसेन ने कहा कि इस विवाद को शुरू कर मैंने जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। ये समाज केवल धर्म के नाम पर नौटंकी करके समाज को भ्रमित करने वालों के साथ है। क्षमा चाहता हूं, अब और नहीं सहा जाता। इस मामले में हिंदू पक्ष के मुख्य अधिवक्ता शिवम गौड़ ने कहा कि मैं ज्ञानवापी मामले में 2021 से और श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में 2022 से लगातार पैरवी करता आ रहा हूं, लेकिन अब इससे जुड़े सभी मुकदमे से बतौर अधिवक्ता हट रहा हूं। अचानक ही मुख्य पक्षकार के मैदान छोड़ने से हिंदू पक्ष में बड़ी फूट देखी जा रही है। वैसे अभी दूसरे पक्षकारों ने साफ कर दिया है कि वो मुकदमे से खुद को अलग नहीं करेंगे, लेकिन मुख्य पक्षकार के मैदान छोड़ने का असर जरूर दिखाई देगा। ज्ञानवापी मामले में आए इस नए मोड़ से हिंदू पक्ष को बड़ा झटका लगा है, तो वहीं महबूबा मुफ्ती के पासपोर्ट मामले में भी बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। पीडीपी प्रमुख और जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को 10 साल के लिए नया पासपोर्ट मिल गया है। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती को 3 साल बाद पासपोर्ट मिल गया है। महबूबा मुफ्ती को जो पासपोर्ट जारी हुआ है उसकी वैधता 10 साल तक के लिए है। दिल्ली हाईकोर्ट में लंबी चली कानूनी लड़ाई के बाद महबूबा को पासपोर्ट मिला है। महबूबा को ऐसे वक्त में पासपोर्ट जारी किया गया है जब 2 दिन बाद जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट में उनकी बेटी इल्तिजा की याचिका पर सुनवाई होनी है। इस याचिका में उन्होंने खुद को देश के विशिष्ट पासपोर्ट देने के पासपोर्ट कार्यालय के फैसले को चुनौती दी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस साल मार्च में पासपोर्ट प्राधिकरण के पीडीपी प्रमुख को नया यात्रा दस्तावेज जारी करने के लिए 3 महीने के भीतर फैसला लेने को कहा था। अदालत का यह आदेश मुफ्ती की उस याचिका पर आया था जिसमें उन्होंने नया पासपोर्ट जारी करने से जुड़ी उनकी अपील पर अधिकारियों को जल्द फैसला लेने का निर्देश देने का अनुरोध किया था।
जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री ने याचिका में कहा था कि कई बार रिमाइंडर भेजे जाने के बावजूद उन्हें नया पासपोर्ट जारी करने में काफी देरी हुई। उन्होंने कहा था कि उनकी अपील पर कोई फैसला नहीं लिया जा रहा है। महबूबा ने पासपोर्ट जारी करने के लिए इस साल फरवरी में विदेश मंत्री एस जयशंकर से दखल देने की मांग की थी। महबूबा ने कहा था कि अपनी 80 साल की मां को हज यात्रा पर मक्का ले जाने के लिए पिछले 3 साल से पासपोर्ट का इंतजार कर रही हूं। महबूबा को मार्च 2021 में पासपोर्ट देने से इनकार कर दिया गया था। अभी हाल ही में राहुल गांधी को भी अमेरिका जाने के लिए नए पासपोर्ट की जरूरत थी, लेकिन बीजेपी की तरफ से इसमें अड़ंगा लगाया गया था। लेकिन कोर्ट ने राहुल गांधी के हक में फैसला दिया था। जम्मू कश्मीर से अब रुख करते हैं राजस्थान का, जहां यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की जनसभा में सीएम गहलोत के समर्थन में नारेबाजी हुई। जयपुर में माली समाज के महासंगम कार्यक्रम में शामिल होने गए डिप्टी सीएम केशव मौर्य की उस वक्त किरकिरी हो गई जब वो बीजेपी की तारीफ कर रहे थे। उसी दौरान सीएम अशोक गहलोत जिंदाबाद के नारे लगने लगे। विधानसभा चुनावों से पहले राजस्थान में जातीय महापंचायतें हो रही हैं। जयपुर में पहले जाट महाकुंभ हुआ, बाद में ब्राह्मण महासम्मेलन के अलावा राजपूत, गुर्जर, यादव और मीणा समाज के लोगों ने अपनी ताकत दिखाई और अब माली समाज ने भी ताल ठोक दी। जयपुर में माली समाज की महापंचायत हुई, जिसमें कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दलों के दिग्गज नेता मौजूद थे, लेकिन महापंचायत में आए लोगों ने सिर्फ कांग्रेस नेताओं को ही सुना। पंचायत में अशोक गहलोत के समर्थन में नारे लगाए गए। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को अपना भाषण अधूरा छोड़ना पड़ा। नारेबाजी के चलते लोकसभा स्पीकर ओम बिरला कार्यक्रम बीच में छोड़कर चले गए, जबकि कार्यक्रम में लोकसभा अध्यक्ष और यूपी के डिप्टी सीएम को मुख्य अतिथि और विशेष अतिथि के तौर पर बुलाया गया। महापंचायत में पहुंचे सीएम अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत ने कहा कि समाज के लोगों का जिस तरीके से समर्थन मिल रहा है, निश्चित तौर पर फिर से कांग्रेस की सरकार राजस्थान में रिपीट होगी। वैभव गहलोत ने दावा किया कि पूरे प्रदेश में कहीं भी सरकार के खिलाफ नाराजगी नहीं दिखाई दे रही है। सरकार की योजनाओं का सभी को फायदा मिल रहा है और ऐसा ही नजारा माली समाज की महापंचायत में भी दिखाई दिया। ऐसे में साफ दिखाई दे रहा है कि राजस्थान विधानसभा चुनाव में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं और कांग्रेस ने जो दावा किया है कि राजस्थान में इस बार सरकार नहीं रिवाज बदलेगा, वो सच होता दिखाई दे रहा है। और बुलेटिन के आखिर में बात केरल पहुंचे मानसून की। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने आज से दक्षिण पश्चिम मानसून के आगमन की भविष्यवाणी की है, जिससे केरल में भारी बारिश की संभावना है। आईएमडी के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून लक्षद्वीप और दक्षिण अरब सागर के कुछ हिस्सों में आगे की ओर बढ़ गया है। क्या कुछ कहा है और मौसम विभाग ने, देखते हैं ये रिपोर्ट। दक्षिण पश्चिम मानसून देश की समुद्री सीमा में प्रवेश कर चुका है। भारत मौसम विज्ञान विभाग कभी भी इसके केरल पहुंचने का ऐलान कर सकता है। आमतौर पर मानसून 1 जून को केरल में दस्तक देता। पिछले साल 2022 में ये 29 मई को केरल पहुंचा था। वहीं 2021 में ये अपने तय समय 1 जून को पहुंचा था, जबकि इस बार ये 4 दिन की देरी से आया है। मौसम विभाग ने कहा है कि इस साल मानसून के सामान्य रहने का अनुमान है। अगर बारिश सामान्य रहती है तो देश में फूड ग्रेन प्रोडक्शन भी नॉर्मल रहेगा, यानी इससे महंगाई से राहत मिल सकती है। देश में किसान आमतौर पर मानसून के आगमन के साथ ही 1 जून से गर्मियों की फसलों की बुआई शुरू कर देते हैं। ये वो समय होता है जब मानसून की बारिश भारत पहुंचती है। फसल की बुआई अगस्त की शुरुआत तक जारी रहती है। मौसम विभाग ने केरल के पठानमथिट्टा और इडुक्की जिले में भी सोमवार तक के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया है। इस बार मानसून उत्तर भारत में भी देरी से पहुंचने की संभावनाएं जताई जा रही है। दिल्ली में ये जुलाई के पहले सप्ताह पहुंच सकता है। इसके साथ ही मौसम विभाग की ओर से दावा किया गया है कि 7 जून के बाद उत्तर भारत में तापमान बढ़ना शुरू हो जाएगा और पारा एक बार फिर से 44 पार चला जाएगा। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही।